वेलकम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास ऑफ केमिस्ट्री। बच्चों, आज हमारा टॉपिक बनेगा वीक बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। कल मैंने आपको वीक एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट पढ़ाया था, के का वैल्यू। ओके, तो आज हमारा कंसेप्ट है बच्चों वीक बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो सारे बच्चे अपना 100% ध्यान यहां पे रखेंगे। टॉपिक स्टार्ट करते हैं बच्चों, वीक बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। माय डियर फ्रेंड्स, बहुत ध्यान से टॉपिक को देखना, बहुत ध्यान से टॉपिक को समझना, तब जाके सारी बातें आपको समझ में आएगी। ऑलराइट, शुरुआत करते हैं वीक बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। सबसे पहले बेस क्या होता है, तो वहां पे हमने आरएनएस वाला डेफिनेशन पढ़ा था कि जो OH माइनस रिलीज करता है उसे हम बच्चों क्या बोलते हैं, बेस। या फिर जिसके पास एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, बेस। एंड जो जिसकी pH ग्रेटर देन 7 होती है उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, बेस। तो यहाँ पे मैं आपको एक बेसिक एग्जांपल दूंगा। मान लो मैं यहाँ पे एक एग्जांपल लिख रहा हूं बच्चों, जो है MOH। ओके, ये हो गया बच्चों एक बेस। कैसा बेस, तो वीक बेस। कैसा बेस हुआ, वीक बेस। ओके, अगर वीक बेस को पानी में डाला गया, अगर बच्चों वीक बेस को पानी में डाला जाए तो वो आपको क्या देगा, वो आपको देगा बच्चों यहाँ पे M प्लस एक्वस प्लस आपको क्या देगा, वो OH माइनस एक्वस। मतलब यहाँ पे आपको दो आयंस मिलेंगे। ओके, एक होगा मेटल का प्लस आयन, दूसरा होगा OH माइनस आयन, जिसे हम बोलते हैं बच्चों हाइड्रोक्साइड आयन। ओके, तो यहाँ पे इस तरह का जब डिसोसिएशन हो रहा हो तो उसे हम बच्चों बोलेंगे वीक बेस डिसोसिएशन। ये एग्जांपल हुआ किसका, ये एग्जांपल हुआ वीक बेस डिसोसिएशन का। वीक बेस डिसोसिएशन का ये एक एग्जांपल हुआ बच्चों, वीक बेस डिसोसिएशन का एक एग्जांपल हुआ। अब ध्यान से देखिए, ध्यान से समझिए कंसेप्ट को एंड उसके दिमाग में उतारिए कि कैसे क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। ऑलराइट, अब देखो, मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस किसे कहा जाता है, तो जिसे पानी में डाला 100%, नियरली 100% आयोनाइज हो गया, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसे हम बोलेंगे बच्चों वो है स्ट्रॉन्ग एसिड या स्ट्रॉन्ग बेस। If it dissociate 100%, then it's a strong acid या strong base. But if it dissociate partially, मतलब कि थोड़ा बहुत ही वो क्या हुआ, डिसोसिएट हुआ, तब आप क्या बोलोगे, तब आप बोलोगे कि ये एग्जाम्पल है वीक एसिड या वीक बेस का। मतलब कि वीक एसिड या वीक बेस जो होते हैं वो जनरली पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। वो लोग पार्शियली क्या होते हैं बच्चों, डिसोसिएट होते हैं। वो लोग बच्चों पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। तो ये चीज आप लोग अपने दिमाग में उतारना। ओके, जो वीक एसिड या वीक बेस होगा वो पार्शियली डिसोसिएट होगा, नियरली 100% डिसोसिएट नहीं होगा। दिमाग में गया? चल, बहुत अच्छे बच्चों, बहुत अच्छे। तो शुरुआत करेंगे और सबसे पहली बात आएगी इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात। सबसे पहली बात आएगी बच्चों इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन की बात। अब एक चीज आप लोग ध्यान से देखना, इनिशियल में मान लीजिए ये जो आपने बेस लिया MOH वाला बेस, इसका कॉन्सेंट्रेशन था कैपिटल C। ओके, तब तो आपको मतलब शुरुआत में तो सिर्फ बेस लिया था, मतलब अभी बेस लिया, उससे डिसोसिएशन हुआ ही नहीं। मतलब शुरुआत में थोड़ी डिसोसिएशन होगा, शुरुआत में तो ये अकेला होगा, तो ये अकेला था तो इसका कॉन्सेंट्रेशन C लिया, तो M प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, वो आएगा 0। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना आएगा, वो आएगा 0। अगर बच्चों आपको K वाला थियरी आ रहा है ना, तो ये आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। मतलब कि अगर आपने वो वाला सेशन अभी तक नहीं देखा तो मेरे प्यारे दोस्तों, सबसे पहले तो वो सेशन देखो, उसे कंप्लीट करो, तब जाके ये वाला सेशन अच्छे से समझ में आएगा। ओके, अब देखो हो क्या रहा है। मान लो यहां पे जो डिसोसिएशन हुआ, डिसोसिएशन एक्सटेंड, वो
अल्फा है। ओके, तो इसका डिसोसिएशन हुआ माइनस सी अल्फा जितना, तो ये कितना बना सी अल्फा जितना, ये कितना बना सी अल्फा जितना। ओके, सो एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम बच्चों हम क्या लिखेंगे, बचा हुआ कॉन्सेंट्रेशन कितना, ओरिजिनल था C, उसमें से कितना डिसोसिएट हुआ, तो बचा कितना C माइनस सी अल्फा, ओरिजिनल में था 100, टूटा कितना 30, तो बचा कितना 70, तो 70 को कैसे लिखोगे 100 माइनस 30। ओके, तो ये जितना टूटा है वो है C अल्फा, तो इक्विलिब्रियम में कॉन्सेंट्रेशन इसका भी कितना रहेगा C अल्फा। ओके, सो ये जो कॉन्सेंट्रेशन आपको दिखाई दे रहा है ना बच्चों, वो C अल्फा का है। मैंने कल भी एग्जांपल दिया था, फिर से आज वही एग्जांपल आपको समझा रहा हूं। मान लीजिए इसके 100 मॉलिक्यूल्स आपने लिए। ओके, तो 100 MOH का मीनिंग क्या होता है, 100 MOH का मीनिंग होता है 100 M प्लस एंड 100 OH माइनस, तब जाके तो बनेगा ना 100 MOH। अब 100 MOH को पानी में डाला एंड मान लो आपको ये 100 मिला, ये 100 मिला, तो इसका मतलब ये 100% डिसोसिएट हुआ। एंड इफ इट डिसोसिएट 100%, अगर ये 100% डिसोसिएट हुआ ना, तो इससे एक चीज क्लियर है कि आपको जो यहाँ पे बेस दिया गया वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग। पर मैंने इसे पानी में डाला, मैंने देखा तो ये 100 मॉलिक्यूल्स मैंने पानी में डाले, तो मुझे 100 M प्लस मिलने चाहिए थे, 100 OH माइनस मिलने चाहिए थे, पर नहीं मिले, ये मिला मुझे 30, ये मिला मुझे 30। तो ये शो क्या करता है, ये शो करता है कि कुल मिला के 30 MOH ही टूटे होंगे। फिर से एक बार, कुल मिला के 30 MOH ही टूटे होंगे बच्चों, इतने ही MOH टूटे, बाकी के तो 70 कैसे है, 70 MOH कैसे रहे, अनरिएक्टेड। अब जो अनरिएक्टेड है वो तो बेसिसिटी के, देखो बेस की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, सबसे पहली बात बेस की स्ट्रेंथ डिपेंड करती है, जितना OH माइनस ज्यादा, जितना OH माइनस ज्यादा, ध्यान रखना बच्चों, जितना OH माइनस ज्यादा मिला उतना बेस स्ट्रॉन्ग बना, गया दिमाग में। पर यहां पे देखो हो क्या रहा है, अगर स्ट्रॉन्ग बेस है, स्ट्रॉन्ग बेस की खासियत यही होती है बच्चों कि आपने 100 MOH लिया होता, अगर पानी में डालते तो वो नियरली 100% डिसोसिएट हो जाता, मतलब 100 M प्लस 100 OH माइनस आपको ये दे देता। तो देखो यहाँ पे आपको OH कितने मिले, 100 OH कितने मिले बच्चों, 100। पर वीक बेस की स्पेशलिटी क्या है, अगर वीक बेस लिया, उसके भी 100 मॉलिक्यूल्स लिए गए, उसे भी पानी में डाला गया, तो आपको ये मिले, मान लीजिए ये अप्रोक्स वैल्यू दिखा रहा हूं 30 M प्लस 30 OH माइनस। ये शो करता है कि ये आपको शो क्या करता है बच्चों, ये आपको शो ये करता है कि कुल मिला के 30 MOH टूटे हो गए, मतलब प्लस यहां पे क्या आएगा 70 MOH, जो कैसा है अनरिएक्टेड या फिर अनडिसोसिएटेड, जो डिसोसिएट नहीं हुआ। तो अब मुझे बताओ, यहां पे OH मेजर हुआ 100, यहां पे OH मेजर हुआ 30, तो कौन सा वाला अच्छा खासा बेस बना, जो पहला एग्जांपल था ये, इसीलिए इसे बोला जाता है स्ट्रॉन्ग बेस, दूसरे को बोला जाता है वीक बेस। दिमाग में गए, बहुत। हम किसके लिए काम कर रहे हैं बच्चों, वीक बेस के लिए। तो वीक बेस में होगा क्या कि इक्विलिब्रियम के टाइम पे, देखो इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो गया, उसके बाद भी कुछ ना कुछ तो रिएक्टेंट बचा होगा, तो वो जो बचा हुआ रिएक्टेंट है वो कैसे फाइंड करना है, ओरिजिनल था कितना 100, तो C का वैल्यू कितना आया 100। ओके, टूटा कितना, ये टूटे हुए का वैल्यू है, टूटा कितना 30, सो 100 माइनस 30, तो अनरिएक्टेड का वैल्यू मिल गया 70। तो यहां पे क्या आएगा बच्चों 70। बहुत सारे बच्चों को यही चीज समझ में नहीं आती, दिमाग में गया बच्चों, तो लाइक लगाओ, तो लाइक लगाओ वीडियो को, जो शो करेगा कि आपको समझ में आ चुका है बातें। ओके, अब देखो ये टूटा 30, क्योंकि यहां से 30 ही टूटा था, तो ये 30 बना, तो ध्यान से देखो ये 30 बना, ये भी 30 बना, सही है ना। तो इस हिसाब से रियल प्रैक्टिकल एग्जांपल को थ्योरेटिकल कंसेप्ट के साथ कंबाइन किया जाता है। ओके, अब हम क्या करेंगे बच्चों, नाउ वी विल फाइंड आउट द वीक बेस
वीक बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट उसे फाइंड करेंगे हम, वीक बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट, जिसे हम बच्चों बोलते हैं केबी, जिसे हम डिनोट करते हैं केबी से। तो केबी को लिखने का एक तरीका होता है, करना कुछ नहीं है, यही वाली बात ऊपर आएगा, प्रोडक्ट m प्लस का मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मैंने बताया था स्क्वायर वाले ब्रैकेट को क्या बोलना है, स्क्वायर वाले ब्रैकेट को आप क्या बोलोगे बच्चों, यस कॉन्सेंट्रेशन ब्रैकेट, m प्लस का कॉन्सेंट्रेशन, यहाँ पे आएगा OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, डिनोमिनेटर में जाएगा MOH का कॉन्सेंट्रेशन, MOH का कॉन्सेंट्रेशन। ओके, अब ध्यान से देखना, चलो यहां पे ये सारे जो कॉन्सेंट्रेशन लिए गए हैं, ये सारे कॉन्सेंट्रेशन आपको इक्विलिब्रियम के टाइम वाले कॉन्सेंट्रेशंस को लेना है। ओके, तो ध्यान से बताना, इक्विलिब्रियम के टाइम पे m प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला था, C अल्फा जितना। देखो वही वाली पुरानी थियरी पढ़ रहे हो ना, ऐसा लग रहा है ना। OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कितना मिला था, C अल्फा जितना। जितने बच्चे रेगुलर प्रैक्टिस करते रहेंगे उतने बच्चे इक्विलिब्रियम में मास्टर हो जाएंगे। आपको पीएचडी नहीं करना है इसके ऊपर, हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, सिंप्लीफाई, C स्क्वायर अल्फा स्क्वायर, C कॉमन 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू KB। सो एक से कैंसल आउट हो गया, सो C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1 माइनस अल्फा इज इक्वल टू KB। बट if value of alpha is very very small than 1, मतलब एक से बहुत कम वैल्यू हुआ, मान लीजिए अल्फा का वैल्यू बहुत कम हुआ, उस केस में हम क्या करेंगे, उस केस में हम बच्चों यहां पे एक काम करेंगे, इन दैट केस कैन इग्नोर या कैन निग्लेक्ट अल्फा। उस केस में अब अल्फा को निगलेक्ट कर दो, तो यहाँ पे एक इक्वेशन बनेगा बच्चों, जो है केबी का इक्वेशन, जो क्या बनेगा, केबी C अल्फा स्क्वायर। ये निगलेक्ट करो इन डिनोमिनेटर के टर्म में, ये ध्यान रखना, इन डिनोमिनेटर के टर्म में ये चीज आप निगलेक्ट करके देखो। तो यहाँ पे आपको बच्चों क्या मिलेगा, केबी इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर डिवाइड बाय 1। सो केबी इज इक्वल टू C अल्फा स्क्वायर मिला। अगर अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है तो केबी बाय ओरिजिनल कॉन्सेंट्रेशन से अंडर रूट लगा दो, तो ये मिला आपको बच्चों अल्फा का वैल्यू, ये मिला आपको अल्फा का वैल्यू बेस्ड ऑन दी वीक बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। अब जैसे पीएच का फॉर्मूला फिर से एक बार याद करवा रहा हूं, चलो पीओएच वाला याद करवाऊंगा। पीओएच कैसे लिखते थे, माइनस लॉग बेस 10, यहां पे लिखते थे हम लोग OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, मतलब यहां पे OH लिखा था तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन OH का लिया था, सही है। अगर मैं यहां पे लिखूं बच्चों PKB, अगर मैं लिखूं बच्चों PKB, तो यहां पे हम क्या लिखेंगे, माइनस लॉग बेस 10 KB, सही है ना। नाउ इफ वैल्यू ऑफ KB इंक्रीज, इफ, बहुत इंपॉर्टेंट रूल्स आ रहे हैं, इफ value of KB is higher, अगर KB का वैल्यू हायर होगा, ज्यादा होगा, then value of PKB is lower, PKB का वैल्यू कैसा होगा, लोअर होगा। तो यहां पे एक चीज ध्यान रखना, KB is high for stronger base। अगर KB ज्यादा हुआ मतलब कि बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। अगर KB ज्यादा हुआ तो बेस कैसा है, स्ट्रॉन्ग है। तो इससे एक चीज साबित होती है बच्चों कि PKB is lower than the base is strong। ये सारे जो रूल्स है ना बच्चों, ये सारे जो टॉपिक है, ये सारे जो स्टेटमेंट्स है, उसके बेसिस पर से कई बार डायरेक्टली क्वेश्चंस पूछे जाते हैं एंड बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। वहां पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ध्यान से कंसेप्ट को देखना है, उसको समझना है। केबी का वैल्यू ज्यादा, अगर केबी का वैल्यू ज्यादा, आगे तो नेगेटिव साइन आ रहा है ना, अगर केबी का वैल्यू ज्यादा तो ओवरऑल पीकेबी का वैल्यू कम हो जाएगा। ओके, इफ केबी का वैल्यू हाई हुआ ना, इफ केबी का वैल्यू हाई हुआ
तो वो अच्छा खासा बेस कहलाएगा, बहुत अच्छा खासा बेस। ओके, एंड बेस अच्छा है मतलब स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो केबी का वैल्यू हाई तो बेस अच्छा, मतलब पी केबी का वैल्यू लो तो बेस अच्छा। ओके, ये चीजें ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट वाली चीज। यहाँ पे एक दूसरी चीज मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा जो है NH3 के बारे में, जिसे हम बोलते हैं बच्चों अमोनिया, जिसे हम क्या बोलते हैं बच्चों अमोनिया। ओके, इसके पास लोन पेयर होती है, तो अकॉर्डिंग टू लुईस के हिसाब से क्या हुआ, लुईस बेस हुआ, लुईस बेस। इसे अगर पानी में डाला जाए तो ये क्या करेगा, इसे अगर पानी में डाला जाए तो ये आपको यहाँ पे अमोनियम आयन NH4+ आयन मिलेगा, प्लस आपको ये OH- आयन भी देगा। ऐसा कुछ हो रहा था, आपने आई थिंक देखा होगा, समझे होंगे इसके ऊपर। तो यहाँ पे ध्यान रखना, एक चीज क्लियर है, ये लोन पेयर जितना इजीली अवेलेबल हो जाए, ये लोन पेयर जितना इजीली अवेलेबल हो जाए उतना बेसिसिटी बढ़ता है, मतलब उतना वो बेसिक बनता है। अब देखो एक एग्जांपल यहाँ पे आपको दूंगा, RNH2। यहाँ पे R जो है ना वो अल्किल ग्रुप है। R क्या है, अल्किल ग्रुप। R क्या है, अल्किल ग्रुप। यहाँ पे चलो एक एग्जांपल ले ले, CH3NH2, जिसे हम बोलेंगे बच्चों मिथेनमाइन। इसे हम क्या बोलेंगे, मिथेनमाइन। क्लियर, मैंने मिथेनमाइन के एग्जांपल यहाँ पे आपको दिया। नाइट्रोजन के ऊपर तो लोन पेयर रहेगा ना, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर रहेगा। अब आप जैसे जानते हो अल्किल ग्रुप जो होता है ना वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है। ध्यान रखना, सारे अल्किल ग्रुप, मिथाइल ले लो, चाहे इथाइल ले लो, प्रोपाइल ले लो, ब्यूटाइल ले लो, सारे अल्किल ग्रुप कैसे होते हैं, वो तो डोनर होते हैं। तो ये तो डोनेट करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसको डोनेट करेगा, नाइट्रोजन को डोनेट करेगा। देखो एक क्वेश्चन बता रहा हूं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये। नाइट्रोजन को मिथाइल ग्रुप क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी डोनेट करेगा। अगर उसने इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन को डोनेट कर दी तो उस केस में क्या बनेगा, नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन इजीली अवेलेबल हो गया, मतलब ये बेटर बेस है, बेस अच्छा है, उसका बेस का मैंने नंबर 1 दिया यहाँ पे। तो ये बेस कैसा हुआ, नंबर 2 वाला। अगर इन दोनों के बीच में केबी का रिलेशन पूछा जाए, सो KB2 इज लोअर देन KB1। अगर PKB का रिलेशन पूछा जाए, सो PKB1 इज लोअर देन PKB2। ये होता है रियल एग्जांपल। इस हिसाब से आपको जेई नीट में एमसीक्यू सॉल्व करने हैं, एंड कई बार डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। आई एम श्योर आपको आज का कंसेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा, राइट। एसिड वाला कंसेप्ट भी पूरा समझ में आ गया होगा। तो आज हमने PKB KB को सॉल्व किया। कल हमने बच्चों मतलब जो लास्ट लेक्चर का वहां पे PK एंड K को सॉल्व किया था। इसके बाद जो एनिमेशन है उसे भी एक बार देख लेना। ओके, थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, एंड डोंट फॉरगेट टू कमेंट दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट। Ammonia is a weak base, and if ammonia reacts with water, water is going to function as a Bronsted-Lowry acid. So water is going to donate a proton to ammonia, and ammonia is going to accept a proton, so it's going to be a Bronsted-Lowry base. So a lone pair of electrons in the nitrogen pick up this proton, which leaves these electrons behind on the oxygen. And if you protonate ammonia, you form ammonium, the ammonium ion, which is NH4+. So let's show those electrons. So these electrons, this lone pair of electrons here on the nitrogen, pick up this proton and form this bond right here. So we form NH4+, and these electrons in blue come off onto the oxygen. So the oxygen had 2 lone pairs of electrons around it, and the electrons in blue are now around it, which give it a -1 formal charge here. So we form the ammonium ion, NH4+, and the hydroxide ion, OH-. So if ammonia functioned as a Bronsted-Lowry base, over here would be the conjugate acid, right? So ammonium is the conjugate acid to NH3. And water functioned as a Bronsted-Lowry acid, so over here would be the conjugate base, the hydroxide anion. So instead of using ammonia, let's just do a generic base. So here I have B written. So some generic base reacts with water, takes a proton from water to form BH+, and if you take a proton away from H2O, you would form OH-.
So once this comes to equilibrium, we could write an equilibrium expression. So we're going to write Kb here. So instead of Ka, we're now writing Kb because we're talking about a base. And Kb can be called, you can call this the base ionization constant. So let me write base ionization constant here. Or you could call this the base dissociation constant. So base dissociation constant. And when you're writing an equilibrium expression, remember, it's the concentration of your products over your reactants. So over here we have the concentration of BH plus times the concentration of OH minus, and that's all going to be over the concentration of your reactants, and we leave out water, so we have only the concentration of our generic base B. So you can think about Kb the same way we thought about Ka. Right? The higher the value for Kb, the stronger the base, because the more of your products you're going to make here. Right? So let me go ahead and write that. So the stronger the base, the larger the value for Kb. So let's talk about two weak bases here. So we've already mentioned ammonia, and we're going to compare ammonia to aniline. So NH3 is ammonia, and the Kb for ammonia is 1.8 times 10 to the negative 5. And aniline is C6H5NH2. And notice it has a lower value for the Kb. 4.3 times 10 to the negative 10 is a much smaller number, a much smaller value than 1.8 times 10 to the negative 5. So ammonia has a higher value for the Kb, and therefore it's a stronger base than aniline. So once again, both of them are weak bases, but ammonia is the stronger of the two. Remember when we talked about Ka, we also talked about pKa, and so we're going to do the same thing here. We've talked about Kb, and so now let's talk about calculating the pKb. So the pKb is equal to the negative log of the Kb. So let's say we wanted to find the pKb for ammonia. All we'd have to do is plug in the Kb value, and so the pKb would be equal to the negative log of 1.8 times 10 to the negative 5. And so let's get out the calculator here and do the problem. Negative log of 1.8 times 10 to the negative 5. And so we get 4.74 here. So the pKb for ammonia is 4.74. And you could do the same calculation for aniline and plug in this Kb, and you would get a pKb of 9.37. So comparing two weak bases, ammonia and aniline, ammonia is the stronger of the two because it has a higher value for the Kb. And notice that the pKb is a lower value. So once again, analogous to what we talked about for pKa. So next, we'll do a calculation for a solution of ammonia. Our problem asks us to calculate the pH of a 0.500 molar solution of aqueous ammonia. So we have ammonia in water. So we have NH3 plus H2O. And ammonia is going to accept a proton from water and turn into NH4 plus ammonium. And if water loses a proton, H2O turns into OH minus. So let's go ahead and write our initial concentration here. So for ammonia, we have 0.500 molar. So we write 0.500 molar here. And we're pretending like nothing has happened. So the concentration of our products is 0. So nothing's happened yet. So the concentration of ammonium is 0. And the concentration of hydroxide is also 0. Next, let's think about the change. Right, so since ammonia, since NH3 turns into NH4+, the concentration of ammonia that's lost is the same concentration as ammonium that is gained. And if we represent that concentration using X, so if we lose a certain concentration of ammonia, that's the same concentration of ammonium that we gain. So this would be plus X over here for ammonium. And it'd be the same thing for hydroxide. So this would be a plus X here for the hydroxide anion. Therefore, at equilibrium, for ammonia, the concentration of ammonia at equilibrium, we would have 0.500 minus X.
For ammonium, we would have X, and for hydroxide, we would also have X. So next, we write our equilibrium expression. So we write Kb here is equal to the concentration of our product, so that's NH4+, so I write NH4+ here, times the concentration of hydroxide. And that's all over the concentration of ammonia, right? We leave water out, so this is all over the concentration of ammonia here. So let's plug in what we know. So at equilibrium, the concentration of ammonium is X, right? So let's write in an X here for the concentration of ammonium. And it's the same thing for the concentration of hydroxide. So for hydroxide, the concentration at equilibrium is also X. So we write an X right here. This is all over the concentration of ammonia, and that would be the concentration of ammonia at equilibrium is 0.500 minus X. So we put in 0.500 minus X here. This is all equal to the base ionization constant for ammonia. And let's go back up to our table above to remind ourselves of what it is here, right? So ammonia has a Kb of 1.8 times 10 to the negative 5. So we're going to plug that value in for Kb here. So this is equal to 1.8 times 10 to the negative 5. And once again, we're going to assume that X is much, much smaller than 0.500 molar, because that makes our life easy for the math. We don't have to do the quadratic formula if we do that. And if we make this assumption, right, then 0.500 minus X, if X is extremely small, this is pretty much the same thing as 0.500. So we're going to leave that out. Let's rewrite what we have here. We have 1.8 times 10 to the negative 5 is equal to, this would be X squared over 0.500. All right, so all we have to do now is solve for X. And so we would have X squared is equal to, let's see, 1.8 times 10 to the negative 5. We have to multiply that by 0.5, and we would get 9.0 times 10 to the negative 6. So next, we just take the square root of 9.0 times 10 to the negative 6 to solve for X. And let's go ahead and do that. So let's get out the calculator here, and let's take the square root of 9.0 times 10 to the negative 6. And so we get 0.003. So let's go ahead and write X is equal to 0.00030. And remember what X refers to. Let's go back up here. Let's think about what X is talking about. X is talking about a concentration, and notice we have an X here for our concentration of hydroxide anions. And that's what's going to allow us to eventually get the pH, which is what the question asked for. So X is equal to the concentration of hydroxide anions. So this would be molar, right? This is our concentration of hydroxide anions. And our goal is once again to find the pH of our solution. So first we could find the pOH. So that's one way to do it. The pOH is equal to the negative log of the concentration of hydroxide ions. So we could go ahead and take the negative log of 0.0030 to calculate the pOH of our solution. So let's do that on our calculator. So negative log of 0.0030 is equal to 2.52. So the pOH is equal to 2.52. And then to find the pH, all we have to do is subtract from 14, because pH plus pOH is equal to 14. And I believe in a previous video, I forgot to put these zeros here if you're concerned about significant figures. Right? So you plug in your pOH into here, so your pH plus 2.52 is equal to 14.00. And so you just solve for pH. So pH is equal to 14 minus 2.52, which is 11.48. So finally, we've calculated the pH of our solution of ammonia.